तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत हैनोका नाम के एक बहुत ही साधारण से लड़के से हुई, जिसे स्कूल में कोई भी खास भाव नहीं देता था। और वही दूसरी तरफ क्लास में उसके बगल वाले बेंच पर बैठने वाली अयाका सिर्फ स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी ही नहीं, बल्कि पूरे स्कूल की सबसे फेमस लड़की भी थी। एक दिन हैनोका की रेजर नीचे गिरने पर अयाका ने उसे हैनोका के लिए उठाया, जिसका मतलब था कि अब हैनोका बाकी बच्चों के सीधा निशाने पर था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्लास खत्म होने के बाद अयाका के फैन क्लब के कुछ बच्चों ने हैनोका को क्लास से बाहर बुलाकर बहुत पीटा और उसे अयाका से दूर रहने को कहा। उन बच्चों से मार खाने के बाद हैनोका अपनी डे ड्यूटी पूरी करने के लिए टीचर्स को पेपर देने जा ही रहा था कि तभी एक लड़की ने रास्ते में उससे वो पेपर ले लिए। ऐसा उस लड़की ने हैनोका की भलाई करने के लिए नहीं करा था। असल में वो उसे अयाका से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि अयाका भी उस दिन डे ड्यूटी पर थी। अपना पूरा दिन अयाका की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा बनने के बाद हैनोका अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब से दिखने वाले रैबिट टॉय पर पड़ी, जो डस्टबिन में पड़ा हुआ था। उसे उठाने पर हैनोका ने देखा कि उसके पेट पर एक कागज चिपका हुआ था, जिस पर लिखा था कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, पर कुछ स्कूल की इमारतें गिर सकती थी। इससे पहले कि हैनोका कुछ समझ पाता, उसकी नजर एक पर्ची पर पड़ी और ऊपर देखने पर उसने देखा कि स्कूल का क्लॉक टावर सीधा उसके ऊपर गिरने वाला था। डर के मारे हैनोका ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें वापस खोली तो उसे उन पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो खुद को अयाका के हाथों में देखकर हैरान हो गया था और घबराहट के मारे उसने अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। तभी अयाका ने उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि वो दोनों एक झाड़ू के ऊपर खड़े हुए थे जो हवा में उड़ रहा था। उनसे कुछ दूर पर ही एक लड़की खड़ी थी, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या अयाका भी एक वर्कशॉप विच थी। और इसके बाद उस लड़की ने अपने 2 रैबिट रोबोट्स को उन पर हमला करने के लिए भेजा और उसके एक ही इशारे पर दोनों रोबोट्स अयाका पर हमला करने के लिए पहुंच गए, जिसने हैनोका को हवा में उड़ाकर एक ही बारी में फायर स्पेल से उन दोनों रोबोट्स को नीचे गिरा दिया। पर जैसे ही अयाका हैनोका को लेकर नीचे उतरी तो दोनों रोबोट्स ने एक बार फिर उन पर हमला करने की कोशिश करी और इस बार अयाका ने हैनोका को नीचे उतार कर उनका सामना करना शुरू कर दिया। अयाका ने हैनोका को उसके साथ रहने को कहा था, पर हैनोका ने ठीक इसका उल्टा किया और पीछे से एक लड़की के बुलाने पर वो उसके पास चला गया, जहां टॉय सोल्जर्स की पूरी आर्मी उसका इंतजार कर रही थी। और उसे देखते ही उन सभी ने हैनोका को चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक रोबोट कुल्हाड़ी से हैनोका का सर काटने ही वाला था कि तभी अयाका ने बीच में आकर सभी रैबिट रोबोट्स को जलाकर राख कर दिया। हैनोका को अभी भी लग रहा था कि वो एक सपना देख रहा था, इसलिए उसने अयाका से कहा कि वो उसके सपनों में भी सुंदर लग रही थी। ओए होए होए, रहा नहीं जाता। और असल जिंदगी में अयाका उसे कभी इतना समय नहीं देने वाली थी। पर इसके जवाब में अयाका ने बताया कि वो एक मिशन पर है और हैनोका को बचाना उसकी जिम्मेदारी थी और वो ऐसे ही हमेशा हैनोका को बचाती रहेगी। अभी हैनोका के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि तभी उसकी नजर एक रैबिट रोबोट पर पड़ी, जो पीछे से अयाका पर हमला करने वाला था। और इस बार हीरो बनने की बारी हैनोका की थी, इसलिए अयाका को बचाने के लिए वो रोबोट के सामने आया, जिसने एक ही बारी में उसे उठाकर साइड में फेंक दिया। हैनोका को लगा था कि वो ऐसा करने पर हीरो बन जाएगा, पर वो एक ही हमले के बाद बेहोश हो गया। हैनोका को इस हालत में देखकर अयाका बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और उसने एक ही बारी में सभी रोबोट्स को राख में बदल दिया। आंखें खुलने पर हैनोका अयाका के कमरे में था और अयाका ने उसे बताया कि जो कुछ भी हुआ वो एक सपना नहीं था और इसका सारा सच वो उसे किसी और दिन बताएगी, पर फिलहाल के लिए उन्हें घर जाना चाहिए। रास्ते में अयाका ने हैनोका को बताया कि उससे सिर्फ इतना याद रखना चाहिए कि उसे बचाना अयाका की जिम्मेदारी थी, क्योंकि हैनोका उसका मास्टर था। हैनोका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो फिर भी चुपचाप अयाका के साथ चलता रहा। अगले कुछ ही दिनों में सभी चीजें वापिस से सामान्य हो गई थी, पर इस बार हैनोका पहले की तरह कोई आम बच्चा नहीं था, क्योंकि अब बस में अयाका उसके साथ बैठती थी और जिस वजह से स्कूल के ज्यादातर बच्चे उससे जलने लग गए थे। इसके बाद वो दोनों अपनी क्लास की तरफ बढ़े, पर हैनोका को लग रहा था कि अगर वो अयाका के साथ 1 मिनट भी और रहा तो बच्चे उसे जान से मार देंगे, इसलिए वो पेट दर्द का बहाना बनाकर वहाँ से भाग गया। पर अयाका की नजरों से दूर होते ही कुछ बच्चों ने उसे कॉलर से पकड़कर धमकाना शुरू कर दिया, पर इससे पहले कि वो हैनोका को पीट पाते, अयाका ने बीच में आकर फिर से उसे बचा लिया और हैनोका की टाई बांधते हुए उसने सभी बच्चों को धमकी दी कि अगर किसी ने भी हैनोका को तंग किया तो वो उसे जलाकर रख देगी। उसी दिन लंच टाइम के दौरान अयाका ने अपने हाथों से हैनोका को साथ बिठाकर खाना खिलाया। इससे हैनोका तो बहुत खुश था, पर आसपास की सभी लड़कियां जलकर राख हो चुकी थी और इसी वजह से उसे लग रहा था कि वो सभी चीजों को खराब कर रहा था, इसलिए वो अपना लंच उठाकर वहाँ से चला गया। इससे गुस्सा होकर अयाका ने सभी लड़कियों के लंच में भी आग लगा दी। उधर हैनोका को अयाका के साथ गंदा बर्ताव करने की वजह से बुरा लग रहा था और वो इसीलिए अकेला ही घूमता घूमता उस जगह पर पहुंच गया जहां उस पर इमारत गिरी थी। पर वो ये देखकर हैरान था कि वहाँ सब चीजें बिल्कुल ठीक थी।
तभी उसकी नजर पास में खड़ी उस लड़की पर पड़ी जिसने उसे उस दिन बुलाया था। और इस बार उसने उसे बताया कि इमारत का गिरना सिर्फ एक धोखा था। और अब उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि हेनोका सिर्फ एक बिना शक्तियों का बुद्धू इंसान था। इसके बाद उसने अपना रूप बदलकर खुद को टावर विचीज का टेम्पाओ बताया और साथ ही उसने अपनी रोबोट आर्मी को बुलाकर बताया कि वो वहाँ हेनोका को किडनैप करने के लिए आई थी। पर तभी अयाका भी वहां पहुंच गई, जिस पर टेम्पाओ ने बताया कि वो अयाका का ही इंतजार कर रही थी। जिसके बाद उसने अपनी रोबोट आर्मी को उन पर हमला करने को कहा और इस बार उसकी आर्मी पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर थी। और कुछ सेकंड के बाद जब हेनोका ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अयाका ने उसे ऊपर से कवर कर रखा था और उसके शरीर पर कई सारे तलवारें लगी हुई थी। ये देखते ही हेनोका घबरा गया और अब उसे खुद के कमजोर होने पर गुस्सा आ रहा था और वो किसी भी तरह अयाका की मदद करना चाहता था। इस पर अयाका ने उससे सिर्फ एक ही वादा मांगा कि वो कल लंच टाइम पर गुस्सा होकर दूर नहीं भागेगा। और हेनोका की तरफ से ये वादा मिलते ही अयाका ने अपने जादू से सभी रोबोट्स को हवा में उड़ा दिया और सभी को राख में बदल दिया। इसके बाद वो हेनोका को अपने हाथों में पकड़कर टेम्पाओ की तरफ बढ़ी, पर अयाका के हमला करने से पहले ही टेम्पाओ अपने सोल्जर्स का सहारा लेकर वहां से भाग गई। और इसके बाद अयाका ने हेनोका को आंखें खोलने को कहा और आंखें खोलते ही उसने देखा कि सभी चीजें वापस से नॉर्मल हो चुकी थी, मानो कि वहां कभी लड़ाई हुई ही ना हो। और इसके बाद वो अपना दिन खत्म करते हुए दोनों अपने घर चले गए। अगले दिन स्कूल में 5 नए बच्चों का एडमिशन हुआ और ये कोई और नहीं बल्कि टेम्पाओ और उसके साथ टावर विचीज थे। अगले कुछ दिनों तक हेनोका लगातार अयाका से विचक्राफ्ट और टेम्पाओ के बारे में पूछता रहा और एक दिन उसने ये फैसला किया कि वो अयाका से तब तक सवाल करता रहेगा जब तक वो उसका जवाब नहीं देगी। पर उस दिन अयाका बस में आई ही नहीं और स्कूल पहुंचकर क्लास का दरवाजा खोलते ही उसके सामने खड़ी थी टेम्पाओ और उसके साथी जो असल में अयाका की कैद में थे। क्लास के बाहर लगे बोर्ड को दोबारा पढ़ने पर हेनोका को पता चला कि असल में वो टॉर्चर सोसाइटी क्लब में पहुंच गया था और उसे भरोसा था कि वो अपनी क्लास में ही आया था। इसीलिए उसने इसके बारे में अयाका से पूछा, जिसने उसे बताया कि असल में अयाका ने हेनोका के ऊपर एक खास जादू किया था, जिसके बाद वो सीधा उसके पास ही आएगा क्योंकि वो उससे मिलना चाहती थी। इसके बाद उसने बताया कि उसने टेम्पाओ और उसके साथियों को विच हंट से कैद करा था क्योंकि आने वाले समय में वो लोग हेनोका के लिए मुसीबत बन सकते थे। इसके बाद अयाका ने बताया कि वो इन्हें पहले ही खत्म करना चाहती थी, पर उनका एक साथी अभी भी फरार था और इसीलिए वो उन्हें एक बलि की तरह इस्तेमाल कर रही थी। इसके बाद हेनोका टेम्पाओ के पास गया और उससे पूछा कि आखिर वो लोग उसके पीछे क्यों पड़े हुए थे, जिस पर जवाब देते हुए टेम्पाओ ने कहा कि वो पहले से ही जानती थी कि अयाका हेनोका को कुछ नहीं बताने वाली, जिसका मतलब था कि अयाका सिर्फ हेनोका के शरीर और उसके अंदर के व्हाइट स्टफ के पीछे थी। ये सुनते ही हेनोका शर्म से लाल हो गया था और तभी अयाका ने उसे समझाया कि उसे दुश्मनों की सभी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तभी छत से एक अजीब सा लिक्विड टपकने लगा और देखते ही देखते उनमें से एक मई नाम की विच निकली और उसने तुरंत ही अपने साथियों को आजाद कराया और हेनोका को किडनैप करके वहां से निकल गई और अपने चारों दोस्तों को अयाका पर हमला करने के लिए छोड़ दिया। पर जल्द ही अयाका चारों को हराकर मई तक पहुंच गई और उसने मई को हेनोका को छोड़ने के लिए कहा, पर मई ने अयाका को जवाब दिया कि वो आगे ना बढ़े वरना उसका भेड़िया हेनोका की गर्दन पर हमला कर देगा। पर अयाका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो लगातार मई की तरफ बढ़ती रही और उसको इतने पास देखकर मई ने अपने जानवर को हेनोका की गर्दन पर हमला करने को कहा और भेड़िए के हमला करते ही अयाका ने लात मारकर हेनोका को बचा लिया और हेनोका की गर्दन पूरी तरह से ठीक थी, बल्कि भेड़िए के दांत का निशान अयाका की गर्दन पर था। ये देखते ही मई और उसके चारों दोस्त तुरंत ही वहां से भाग गए। कुछ देर बाद आंख खुलने पर हेनोका फिर से अयाका के कमरे में था और उसने देखा कि अयाका ने गर्मियों में भी स्कार्फ पहना हुआ था। हेनोका को होश में देखकर अयाका ने सबसे पहले उससे माफी मांगी और बताया कि वो भी चाहती थी कि हेनोका एक आम जिंदगी ही जिए, पर अगर चीजें इसी तरीके से चलती रही तो टावर विचीज लगातार उसे ही निशाना बनाते रहेंगे और इस सब को रोकने के लिए उन्हें इसके पीछे के मास्टरमाइंड को खत्म करना था। पर अयाका को अभी भी नहीं पता था कि आखिर इसके पीछे था कौन। सारी बातें सुनने के बाद हेनोका समझ गया था कि ये सब उसकी ही वजह से हो रहा था और अयाका भी स्कार्फ के नीचे अपनी चोट को छुपा रही थी। इसलिए उसने अयाका को सारी बात साफ साफ बताने को कहा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब अयाका अकेली लड़ाई करे। उधर एक रेस्टोरेंट में स्कूल की प्रिंसिपल और अयाका की मम्मी कैजन अपनी बहुत पुरानी दुश्मन कोर्ना से मिलने के लिए पहुंची। वो दोनों एक दूसरे से 130 साल बाद मिल रहे थे। कोर्ना ने कैजन को बताया कि उसके स्कूल के बच्चे कोर्ना के लोगों से लड़ाई कर रहे थे और अब वो भी इसमें अच्छे से हिस्सा लेना चाहती थी। कुछ दिनों के बाद अयाका ने हेनोका को फोन करके मिलने के लिए बुलाया। उधर हेनोका को लग रहा था कि वो लोग किसी डेट पर जा रहे थे, पर असल में अयाका ने हेनोका को सभी सवालों के जवाब देने के लिए उसे बुलाया था। हेनोका से मिलकर अयाका ने उसे बताया कि वो दोनों स्कूल जाने वाले थे, पर रास्ते में उन्हें एक फूड शॉप पर भी रुकना था।
रास्ते में अयाका ने समझाते हुए हेनोका को बताया कि इस दुनिया में दो तरह की विचेस होती है। एक का नाम होता था वर्कशॉप विचेस और दूसरी का नाम होता था टावर विचेस। वर्कशॉप विचेस लोगों की भलाई का काम करती थी और इंसानी बस्तियों के आसपास वर्कशॉप्स बनाती थी और इनका काम था ये देखना कि जादू का इस्तेमाल किसी गलत काम में न हो। और वहीं दूसरी तरफ टावर विचेस जो सिर्फ अपने लिए सोचती थी और अपने जादू का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करती थी। उन्हें ना ही कानून से फर्क पड़ता था और ना ही किसी इंसान से। इसके बाद वो दोनों एक फूड शॉप में पहुंचे और खाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसके बाद एक वेटर अयाका के पास आई और चिल्ला चिल्ला कर उससे बात करने लग गई। वहीं अयाका उसे गुस्से से देख ही रही थी पर साथ ही चुपचाप उसकी बातें भी सुन रही थी, जिससे उसे पता चला कि कोरना भी शहर में पहुंच चुकी थी और उसी के साथ कई और टावर विचेस भी वहां पहुंचने लग गई थी। वहीं हेनोका ने देखा कि वो वेटर कोई और नहीं बल्कि उनके स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट थी, जो ठीक अयाका की तरह एक वर्कशॉप विच थी। खाना खत्म करने के बाद वो लोग कुछ कपड़े खरीदने के लिए एक मॉल में गए, जहाँ हेनोका की नजर एक लड़की पर पड़ी जो एक बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। हेनोका ने उसके पास जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करी पर उस लड़की ने हेनोका को देखते ही पहचान लिया और उस बच्चे को धक्का मारकर अपना रूप बदल लिया और हेनोका पर हमला कर दिया। असल में वो लड़की भी एक टावर विच थी। उधर अपनी दोस्त को देखते ही उस लड़की के दोस्तों ने भी अयाका पर हमला कर दिया पर अयाका उन दोनों के ऊपर आग लगाकर हेनोका को बचाने के लिए पहुंच गई। उधर उस लड़की ने पिस्टल से उन पर हमला करना शुरू कर दिया पर अयाका ने अपने विच शॉल से सभी गोलियों को रोक दिया। इसके बाद ठीक उस लड़की की ही तरह अयाका ने भी अपने हाथ से एक गोली चलाई, जिसके बाद वो पूरा एरिया आग से भर गया और अयाका उस बच्चे और हेनोका को उठाकर वहां से निकल गई। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की और उसके दोस्त भी वहां से भाग गए। मॉल में अपना काम खत्म करने के बाद वो लोग स्कूल की तरफ बढ़े, जहां रास्ते में हेनोका ने फिर से अयाका से माफी मांगी क्योंकि उसकी वजह से अयाका को बार बार लड़ाई करनी पड़ रही थी। पर इसके जवाब में अयाका ने उसे बताया कि ये उसकी जिम्मेदारी थी और वो बस इतना चाहती थी कि हेनोका अब से अपने पर ज्यादा ध्यान दे। ये सुनकर हेनोका का मन थोड़ा सा हल्का हुआ। उधर स्कूल पहुंचने पर अयाका ने बताया कि असल में स्कूल भी एक मैजिक वर्कशॉप ही था और इसके बाद वो अयाका को अपनी माँ कैजन से मिलवाने के लिए लेकर आया। अयाका को देखते ही कैजन ने उसे मॉल में तोड़फोड़ करने के लिए बहुत डांटा और हेनोका को बताया कि एक रिवाज के मुताबिक किसी भी नए मैजिक स्टूडेंट को उसकी पहली क्लास से पहले अपने मास्टर से मिलवाया जाता था और इसीलिए आज कैजन ने हेनोका को मिलने के लिए बुलाया था। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान टेम्पाओ और उसके साथी अयाका और हेनोका पर हमला करने के लिए पहुंच गए पर अयाका को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जानती थी कि वो एक ही बारी में उन्हें हरा देगी। इसलिए उसने हेनोका को ध्यान से देखने और सीखने को कहा। उधर टेम्पाओ और उसके साथियों के हमला करते ही अयाका ने उन्हें हवा में उड़ा दिया पर हेनोका को कुछ भी समझ नहीं आया था। अगले दिन स्कूल में लॉकर खोलते ही हेनोका के ऊपर बहुत सारी चिट्ठियां गिर गई जिनमें उसे जान से मारने की धमकियां भरी हुई थी। यहाँ तक कि एक ने तो उसके ऊपर काला जादू करने की कोशिश करी हुई थी पर अयाका जानती थी कि ये काम उसके चाहने वालों ने किया था, इसलिए उसने हेनोका को बेफिक्र रहने को कहा। पर हेनोका स्कूल में अपने लिए बढ़ती हुई नफरत को महसूस कर सकता था क्योंकि वो पूरा दिन अयाका के साथ ही रहता था। एक दिन घर वापस जाते वक्त उनकी पूरी बस खाली थी और तभी अयाका की नजर एक जादुई फिश पर पड़ी। उसने देखा कि बस में लगे बोर्ड पर अगले स्टेशन की जगह डेड एंड लिखा हुआ था। ये सब देखते ही अयाका चौकन्ना हो गई और तभी उसकी नजर बैक सीट पर बैठी कोरना पर पड़ी। बस पूरी तरह से खाली थी, यहाँ तक कि बस का ड्राइवर भी गायब था। जैसे ही कोरना खड़ी होकर अयाका की तरफ बढ़ी तो अयाका ने उसे रोकने के लिए फायर स्पेल का इस्तेमाल करने की कोशिश करी पर कोरना ने अपने डिक्टेटर मैजिक से उसे भी रोक दिया। इसके बाद कोरना ने अयाका पर एक स्पेल का इस्तेमाल किया पर अयाका के ऊपर एक भी निशान नहीं आया। उधर हेनोका को अयाका की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो अयाका को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। जिसके बाद कोरना ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बताया कि कोई कितनी भी बार अयाका को मारने की कोशिश कर ले, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपनी बात खत्म करके वो हेनोका की तरफ बढ़ी और उसके पेट में चाकू मार दिया, जिसके बाद हेनोका जोर जोर से रोने लग गया। पर कोरना ने उसे चुपचाप ड्रामा बंद करके वापस खड़े होने को कहा। ए चुप हो ना, क्या ड्रामे कर रहा है। जिसके बाद हेनोका का ध्यान अपने शरीर की तरफ गया जो बिल्कुल ठीक था। तभी उसे अयाका के गिरने की आवाज आई और उसने देखा कि अयाका के पेट में वहीं पर जख्म था जहां उसे चाकू लगा था। इसके बाद कोरना ने उसे बताया कि ये सब डैमेज ट्रांसफर करने की वजह से हुआ था, जिसका मतलब था कि हेनोका को लगने वाली चोट का जख्म अयाका को लगने वाला था और ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से था जिसमें अयाका को हेनोका की सारी शक्तियां मिली थी और इसके बदले उसे हेनोका की पूरी रक्षा करनी थी। और अब अगर वो अयाका को बचाना चाहता है तो उसे अपने शरीर के व्हाइट स्टफ की मदद से अयाका को और शक्तियां देनी पड़ेगी। असल
असल में व्हाइट स्टफ एक स्पेशल स्पिरिट थी जो हेनोका के शरीर के अंदर ही रहती थी। इसके साथ ही कोर्ना ने हेनोका को एक टॉफी भी दिखाई जिसे खाकर हेनोका अपनी असली शक्तियों को जान सकता था। और फिर कोर्ना ने जबरदस्ती हेनोका को वो टॉफी खिलाने की कोशिश भी की, पर तभी अयाका ने उधर ग्रीन फ्लेम छोड़कर कोर्ना को पीछे ढकेल दिया, जिसके बाद उसने हेनोका से थोड़ी सी शक्ति लेकर कोर्ना को आराम से हरा दिया। पर इससे पहले वो कोर्ना को खत्म कर पाती, कोर्ना उन दोनों को वहीं पर छोड़कर निकल गई। उधर हेनोका ने देखा कि अयाका के जख्म तो ठीक हो गए थे, पर वो होश में नहीं थी, इसलिए वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां नर्स ने उसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक थी और थोड़ी ही देर में उसे होश भी आ जाएगा। घर पहुंचने पर हेनोका की नजर जेब में रखी एक टॉफी पर पड़ी और जिसे देखते ही वो समझ गया था कि ये टॉफी वही थी जो कोर्ना ने उसे दी थी। और उसने उस टॉफी को अयाका से छुपा कर रखने का फैसला किया और उसके बाद उसने इस टॉफी को अपने कमरे में ही छुपा दिया। हेनोका के दिमाग में अभी भी कोर्ना की कॉन्ट्रैक्ट वाली बात चल रही थी, जिसका मतलब था कि हेनोका अयाका को स्कूल के पहले से जानता था। अगले दिन अयाका ने ट्रेनिंग के लिए पूरा हॉल बुक कर लिया था और साथ ही आज उसने हेनोका को उसका खुद का विच शॉल भी दिया और उसकी खूबियां भी बताना शुरू किया। सबसे पहले उसने हेनोका को लंबी छलांग लगाने को बोला और ऐसा करते ही वो छत पर पहुंच गया और साथ ही उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वापिस नीचे आते वक्त अयाका ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद अयाका ने हेनोका को उसे भी बिल्कुल सेम तरीके से उठाने को कहा। और अयाका को ऐसे उठाने पर हेनोका को समझ नहीं आ रहा था कि वो इतनी हल्की कैसे हो सकती है, जिस पर अयाका ने उसे बताया कि विच शॉल पहनते ही उनके शरीर का वजन एकदम कम हो जाता है ताकि वो ज्यादा आसानी से सारी चीजें कर सके। इसके बाद अयाका ने अपना एक हाथ आगे किया और उसे घुमाते ही उसके हाथ में झाड़ू आ गया, जिस पर उसने बताया कि ये झाड़ू उनकी शॉल के अंदर ही छुपा रहता है और एक ही इशारे में उनके हाथ में आ जाता है। हेनोका की बारी में वो झाड़ू तो नहीं ला पाया, पर एक छोटी सी चिड़िया उसके हाथ पर आकर बैठ गई, जिससे वो बहुत निराश हुआ। तभी अयाका का अलार्म बजा और एकदम से बहुत सारे बच्चे हॉल में आने लग गए, जिन्हें देखकर हेनोका बहुत घबराने लगा। पर तभी उसे एहसास हुआ कि वो सभी बच्चे उन्हें देख ही नहीं पा रहे थे, जिस पर अयाका ने उसे बताया कि जब तक उन्होंने विच शॉल पहन रखी है तब तक कोई भी आम इंसान उन्हें नहीं देख सकता है। हॉल से बाहर आने के बाद अयाका ने हेनोका से पूछा कि क्या उसे ऊंचाई से डर लगता है। इससे पहले हेनोका जवाब दे पाता, अयाका ने उसे उठाया और उसे अपने झाड़ू पर बिठाकर आसमान में निकल गई, जहां पर उसने बताया कि ज्यादातर इसका इस्तेमाल आसपास के एरिया में नजर रखने के लिए किया जाता है और साथ ही स्कूल की सुरक्षा के लिए स्कूल में 5 वर्कशॉप विचेस को रखा गया था। काफी देर उड़ने के बाद हेनोका को नींद आ गई, जिसके बाद अयाका ने वापस स्कूल जाने का फैसला किया। पर रास्ते में हेनोका की नजर एक लड़की पर पड़ी जिसे कुछ लोग तंग कर रहे थे और उसका मानना था कि उन्हें वहां रुककर उस लड़की की मदद करनी चाहिए। पर अयाका का कहना था कि ये काम पुलिस का था, ना कि विचिस का, और इसलिए उन्हें इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर हेनोका इस चीज के लिए तैयार नहीं था और उसने तुरंत ही अपने झाड़ू को निकाला और उस लड़की को बचाने के लिए निकल गया। पर उसे उड़ना तो आता नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचा और नीचे पहुंचते ही उसने सीधा एक गाड़ी की तरह उन चारों में टक्कर मार दी, जिसके बाद उन्होंने फिर से खड़ा होकर हेनोका को घेर लिया। पर ठीक उसी समय अयाका भी वहां पहुंच गई और उसने उन चारों को अपने जादू से भस्म कर दिया। इसके बाद हेनोका के सवाल करने पर अयाका ने उन्हें बताया कि वो चारों कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि टावर विचिस थे, क्योंकि हेनोका के शॉल पहनने के बावजूद भी वो उसे देख पा रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ असल में वो लड़की हेनोका की छोटी बहन कासुमी की दोस्त थी और विच ना होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उधर रोदनबर्ग शहर में मेडुसा नाम की एक टावर विच को बहुत ही ज्यादा सुरक्षा में कैद किया गया था, पर वो फिर भी किसी तरह उसे तोड़कर वहां से भाग गई और भागने के तुरंत बाद उसने सबसे पहले जाकर टेम्पाओ और उसके साथियों से मिलने का फैसला किया। पर उधर मेडुसा के कांटेक्ट करने से पहले ही टेम्पाओ और उसके साथी हेनोका को पकड़ने और अयाका को हराने की प्लानिंग कर रहे थे। पर उनके सामने ये सबसे बड़ी मुश्किल थी कि वो अयाका को आमने सामने लड़कर हरा नहीं सकते थे और वहीं दूसरी तरफ हेनोका कभी भी अकेला नहीं होता था। इसलिए रेन ने उन्हें एक आइडिया दिया कि उन्हें अयाका पर हमला करना बिल्कुल रोक देना चाहिए और उन्हें एक ऐसे मौके का इंतजार करना चाहिए जब हेनोका अकेला हो। सभी लोग इस प्लान से सहमत थे और तभी कोर्ना भी वहां पहुंच गई और उसने भी इस प्लान का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। अगले दिन सुबह उठकर जब हेनोका नीचे गया तो उसकी बहन कासुमी ने उसके बाल सेट करते वक्त उससे पिछले हफ्ते आए लड़की के फोन के बारे में पूछा। हेनोका कुछ भी नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने झूठ बोलकर बात को टाल दिया। पर कासुमी भी सेम स्कूल में पढ़ती थी और उसे पहले से ही अयाका और हेनोका के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही था और इसीलिए उसने हेनोका के बालों को ड्रायर से जलाने की धमकी देते हुए उसके और अयाका के रिश्ते के बारे में पूछा। पर तभी उनकी मम्मी ने उन्हें खाने के लिए बुला लिया। उधर बस स्टॉप पर अयाका हेनोका का इंतजार कर ही रही थी कि तभी टेम्पाओ के 3 साथियों ने उसे घेर लिया
इधर खाना खाते खाते हैनोका को याद आया कि उसे आज अयाका से प्रैक्टिस के लिए जल्दी मिलना था और वो तुरंत ही बस स्टॉप की तरफ भागा। पर रास्ते में टेम्पाओ ने अपने रोबोट्स के साथ उसके लिए जाल बिछा रखा था और हैनोका के वहाँ पहुँचते ही वो टेम्पाओ के सामने गिर गया, जिसने उसे बताया कि अभी उसके बाकी साथी अयाका को पीट रहे होंगे क्योंकि उन्हें अयाका की कमजोरी के बारे में पता चल गया था। असल में कॉर्ना ने उन्हें बता दिया था कि अगर वो हैनोका को अयाका से अलग कर देंगे तो अयाका की शक्तियां कम हो जाएगी। उसी वक्त टेम्पाओ के 2 रोबोट्स एक बड़ी सी लात के वहां आते ही आसमान में उड़ गए। टेम्पाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा था। तभी उसने ऊपर देखा कि एक बहुत बड़ा बियर टॉय उसके रोबोट्स के साथ खेल रहा था। असल में ये सब कासुमी कर रही थी और वो भी एक वर्कशॉप विच ही थी। ये सब देखकर टेम्पाओ को बहुत गुस्सा आया क्योंकि कासुमी ने आखिरी मिनट में उनका पूरा प्लान खराब कर दिया था। और अब कासुमी से लड़ने के लिए टेम्पाओ ने भी अपने बड़े रैबिट टॉय को बुलाया और जिसके बाद उनमें लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें दोनों ने ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दी। पर अंत में बियर ने रैबिट को हरा दिया। पर तभी पीछे से रेन अपने डायनासोर को लेकर टेम्पाओ की मदद के लिए पहुंच गई और अब टेम्पाओ और रेन ने उसे दोनों तरफ से घेर लिया था। पर तभी कासुमी ने अपने स्पेशल पावर से अपने बियर को इतना बड़ा बना लिया था कि वो दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थे, जिसके बाद कासुमी ने दोनों को ही अपने पैर के नीचे कुचल दिया। इसके बाद कासुमी बियर से नीचे उतरकर हैनोका के पास पहुंची, जो नीचे बैठकर ये सब देख रहा था। हैनोका ने कासुमी से इस सब के बारे में सवाल किया तो कासुमी ने उसे बताया कि अयाका के आने से पहले वो ही हैनोका को सभी टावर विची से बचा रही थी। इधर अयाका का नाम सुनते ही हैनोका को याद आया कि उन्हें अयाका को बचाना पड़ेगा, जिस पर कासुमी ने उन्हें याद दिलाया कि अयाका को उनकी कोई जरूरत नहीं है और उसने ऊपर इशारा करके दिखाया कि अयाका पहले से ही उसके पास पहुंच गई थी। अयाका के नीचे आते ही हैनोका उसका शुक्रिया अदा करने लग गया, जिससे कासुमी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके मुताबिक हैनोका को उसे थैंक यू बोलना चाहिए था। साथ ही उसने बताया कि घर और छुट्टियों पर हैनोका की रखवाली की जिम्मेदारी कासुमी की थी और वहीं स्कूल और बस में ये जिम्मेदारी अयाका की थी। ये सब सुनते ही हैनोका समझ गया था कि सुबह कासुमी सब कुछ जानने के बाद भी उसे तंग कर रही थी, जिस पर कासुमी ने जवाब दिया कि ये सब तो वो उसकी छोटी बहन होने की वजह से कर रही थी। तभी कासुमी ने अयाका को याद दिलाया कि प्रिंसिपल के मुताबिक शहर में 30 टावर विचीज मौजूद थी, पर अभी तक उन्होंने कोई हमला नहीं किया था, जिसका मतलब था कि वो लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। उधर टीवी ऑन करने पर कैजन को कासुमी और टेम्पाओ की लड़ाई की वजह से हुई तबाही के बारे में पता चला, जिसके बाद वो इस सोच में पड़ गई कि उन्हें इसकी वजह से कितने कर्जे में जाना पड़ेगा। उधर अयाका का मानना था कि उसे हैनोका को 24 घंटे अपने साथ ही रखना चाहिए, इसलिए वो अब हैनोका के साथ मूव इन करना चाहती थी। दूसरी तरफ कॉर्ना कुछ बड़ा प्लान कर रही थी, जिसके लिए उसने अपने क्रोको बॉय को सभी टावर विचीज को पकड़कर उसके बेस पर लाने को कहा था। उसी वक्त कैजन को फोन पर मेडुसा के भागने की खबर के बारे में पता लगा। अगले दिन अयाका हैनोका को अपने साथ रखने के लिए उसके घर पर परमिशन मांगने के लिए पहुंची और हैरानी की बात ये थी कि हैनोका की मम्मी एक ही बारी में इसके लिए मान भी गई और साथ ही उन्होंने अपने बचपन की एक कहानी भी सुनाई। असल में स्कूल टाइम पर हैनोका की मम्मी की एक दोस्त बनी थी, जो कोई और नहीं बल्कि अयाका की मम्मी कैजन ही थी। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, पर उस जमाने में ये सब नहीं चलता था, इसलिए उन्हें अलग अलग आदमियों से ही शादी करनी पड़ी और उन्होंने एक दूसरे से ये वादा किया था कि वो दोनों अपने बच्चों की शादी आपस में ही कराएंगे, जिसका मतलब था कि उनके पैदा होने से पहले ही उन दोनों की सगाई हो चुकी थी। ये सब सुनते ही कासुमी गुस्से से पागल हो गई क्योंकि वो हैनोका के बिना नहीं रहना चाहती थी, जिस पर उनकी मम्मी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, पर वो फिर भी नहीं मान रही थी। तो इसीलिए जब तक हैनोका अपना बैग पैक करके घर से निकल नहीं गया, तब तक कासुमी को उसकी मम्मी ने पकड़ कर रखा। रास्ते में अयाका ने हैनोका से पूछा कि कहीं उसे उसके साथ अकेले रहने में कोई दिक्कत तो नहीं, जिस पर हैनोका ने जवाब दिया कि दुनिया के किसी भी लड़के को उसके साथ रहने में परेशानी हो ही नहीं सकती। और साथ ही उसने बताया कि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो ये सब उसके साथ पहले भी हो चुका हो, जिस पर अयाका ने जवाब दिया कि उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये सब पहले भी कई बार हो चुका है, पर वो जितना मर्जी याद करने की कोशिश कर ले, उसे कुछ भी अच्छे से याद नहीं आ रहा था। पर उनमें एक फर्क था कि अयाका को उसका मिशन अच्छे से याद था। इसके बाद लेने के लिए उन्हें एक गाड़ी आई, जिसमें बैठकर हैनोका को पहली बार एहसास हुआ कि असल में अयाका बहुत ही ज्यादा अमीर थी। इसके बाद वो दोनों अयाका के घर में पहुंचे, जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। अंदर घुसने पर कई सारे नौकर उनका इंतजार कर रहे थे और अयाका ने बताया कि वो ऊपर वाले फ्लोर में रहती थी, जिसके लिए उन्हें लिफ्ट लेनी पड़ेगी।
इधर हेनोका ये सोच रहा था कि इतने बड़े घर में कोई कैसे रह सकता है। अयाका के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि 3 नौकरों को पत्थर का बनाने के बाद मेडुसा उनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मेडुसा को सामने देखकर अयाका ने हेनुका को 12वें फ्लोर पर जाने को कहा और वो खुद लिफ्ट का दरवाजा बंद करके अंदर चली गई। अंदर जाते ही अयाका ने अपना रूप बदला और अपनी पूरी शक्ति से मेडुसा से लड़ने लग गई। उधर हेनुका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अयाका ने उसे दूर जाने को क्यों कहा था, क्योंकि हर बार वो उसे अपने पास ही रखती थी। और वो ये भी समझ गया था कि दुश्मन के ज्यादा ताकतवर होने की वजह से ही अयाका ने उसे 12वें फ्लोर पर जाने को कहा था। पर वो ये भी जानता था कि अगर वो अयाका से दूर चला गया तो उसकी शक्तियां काफी कम हो जाएगी, इसलिए उसने वहीं रुकने का फैसला किया। पर तभी लिफ्ट का दरवाजा टूटा और अयाका उसके सामने जमीन पर गिरी हुई थी और उसने हेनुका को अपना झाड़ू निकालकर वहां से भागने को कहा। पर मेडुसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उसने अयाका को पत्थर का बनाना शुरू कर दिया, जिस पर हेनुका ने उससे बात करके रोकने की कोशिश तो करी, पर मेडुसा ने उसकी एक न सुनी। और तभी हेनुका को याद आया कि उसके पास भी कोरोना की दी हुई टॉफी पड़ी हुई थी और अब अयाका को बचाने के लिए उसने टॉफी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हेनुका की टॉफी खाते ही एवर मिलन नाम की एक प्रिंसेस उसके सामने आ गई। मेडुसा ने एवर मिलन पर हमला करने की कोशिश तो करी, पर एवर मिलन ने उसे एक ही झटके में बिल्डिंग के साथ ही उड़ा दिया। उधर दूर से कैजन अपना काम खत्म करने के बाद खिड़की के बाहर देख ही रही थी कि तभी उसने अपनी आंखों के सामने अपने इतने महंगे घर को तबाह होते हुए देखा। उसे लग रहा था कि ये सब मेडुसा की वजह से हुआ था और इसीलिए उसने अपने असिस्टेंट को शहर की सभी विचेस को बुलाकर मेडुसा को पकड़ने का ऑर्डर दिया। उधर एवर मिलन ने हेनुका को बताया कि अयाका को वापस ठीक करने के लिए उसे अयाका को किस करना पड़ेगा और वो इतना बताकर वहां से चली गई। एवर मिलन के वहां से जाते ही मेडुसा अपने स्टूडेंट्स के साथ फिर से वहां पहुंच गई और मेडुसा को सामने देखकर हेनुका ने तुरंत ही अयाका को किस करके ठीक किया और चुपचाप उसके साथ चिपक गया। अयाका ने मेडुसा के स्टूडेंट्स को एक ही बारी में हरा दिया, जिसके बाद उसका पूरा ध्यान मेडुसा के ऊपर था, जिसने एक बार फिर से अयाका को पत्थर बनाने की कोशिश करी। पर इस बार अयाका हार नहीं मानने वाली थी। उधर हेनुका बहुत ज्यादा थक गया था और इसलिए वो लड़ाई के बीच में ही अयाका की गोद में सो गया। आंख खुलने पर हेनुका स्कूल के नर्स रूम में था और अयाका को अपने सामने देखकर उसे लगा कि वो कोई सपना देख रहा था, जिस पर अयाका ने उसे बताया कि ये कोई सपना नहीं था और पर्दा हटाकर उसने दिखाया कि मेडुसा और उसके सभी स्टूडेंट्स बगल वाले बिस्तर पर ही आराम कर रहे थे। लेकिन अयाका के मुताबिक अब वो लोग उन पर कभी हमला नहीं करने वाले थे। और इसके बाद अयाका ने हिसाब बराबर करने के लिए हेनुका को किस किया। इसके बाद वो दोनों वापस से हेनुका के घर गए, क्योंकि अब अयाका के पास रहने के लिए घर ही नहीं था। उधर कैजन ने सभी विचेस को बुलाया था, इसलिए कासुमी भी रात को बाहर ही रहने वाली थी। और अगले दिन जब वो पूरी रात मेडुसा को ढूंढने के बाद घर पहुंची तो वो सीधा हेनुका को मिलने के लिए उसके कमरे में गई, जहां उसने हेनुका और अयाका को एक दूसरे के काफी करीब देखा, जिसके बाद उसे बहुत गुस्सा आया और उसके बाद उसने अयाका से बदतमीजी से बात करना शुरू कर दिया। ये सुनते ही उनकी मम्मी को चक्कर आने लग गए और वो वहीं पर बेहोश हो गई, जिस पर हेनुका ने गुस्से से कासुमी को शांत कराया और सबसे पहले स्कूल के लिए निकल गया। उधर स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल की एक मीटिंग चल रही थी, जहां प्रेसिडेंट सभी मेंबर्स पर गुस्सा करते हुए उन्हें याद दिला रही थी कि पिछले 2 हफ्तों से हेनुका अयाका के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था और अभी भी किसी ने इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया था। तभी वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अयाका की दी हुई धमकी के बारे में याद दिलाया, जिसके बाद प्रेसिडेंट सीधा स्टूडेंट काउंसिल के एडवाइजर और उनके साइंस टीचर कोचिरा की तरफ मुड़ी और उसे इस मामले में कुछ करने को कहा और अगर वो ऐसा नहीं करता तो स्टूडेंट काउंसिल उसे उसकी पोस्ट से निकालने वाली थी। उस दिन कोचिरा सीधा अयाका और हेनुका के पास पहुंचा और उन्हें साइंस लैब में बुलाया, जहां उसने सीधा सीधा हेनुका को निशाना बनाते हुए कहा कि अब हेनुका उसे काफी परेशान कर रहा था और स्कूल के दूसरे साल में आने की वजह से वो अयाका को ठीक से जानता भी नहीं था। इसके बाद उसने स्कूल के प्रिंस और प्रिंसेस के चुनाव का पूरा प्रोसेस उसे समझाया, जिसमें कई सारी क्वालिटीज को देखने के बाद वोटिंग की जाती थी और ये स्टूडेंट एक तरह से स्कूल का चेहरा बनता था और अगर इस स्टूडेंट के बारे में कोई भी बातें बनाने लगता था तो इसका सीधा असर स्कूल पर पड़ता और अयाका के मामले में भी यही सब हो रहा था। इसके बाद हेनुका ने अयाका की तरफ से बोलना तो चाहा, पर कोचिरा को उसकी सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिसके बाद अयाका ने उसे बताया कि ये प्रथा तब से चलती आ रही थी जब स्वर्ग की एक प्रिंसेस इंसानों के साथ पढ़ाई करने के लिए धरती पर आई थी, जिस वजह से उसे प्रिंसेस का दर्जा दिया गया था।
कोचीरा ने भी इसमें हामी भरते हुए बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल के बाद प्रिंस या प्रिंसेस का ओहदा ही सबसे बड़ा होता था और अयाका पहले से ही प्रिंसिपल की बेटी थी, तो इस वजह से उसके पास पहले से ही दो सबसे बड़ी पावर्स थी। तभी अयाका ने उन्हें बताया कि उसके पास इस समस्या से निकलने के लिए एक काफी अच्छा प्लान था और ये सुनते ही कोचीरा काफी शांत हो गया। इसके बाद वो हैनोका और खुद को एक अलग ही डायमेंशन में ले गए, जहाँ उसने कॉर्ना द्वारा दी गई टॉफी जैसी एक और टॉफी हैनोका को दिखाई और बताया कि ये वाली टॉफी पिछली टॉफी से थोड़ी हल्की थी। उधर हैनोका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोचीरा को उस टॉफी के बारे में कैसे पता चला, जिस पर कोचीरा ने उसे बताया कि वो लोग आज यहाँ आए ही इसलिए थे क्योंकि हैनोका ने उस टॉफी को खाकर अपनी 5 में से एक सील तोड़ी थी और इसके बारे में पता चलते ही जल्द ही प्रिंसिपल भी हैनोका की दुश्मन बनने वाली थी, क्योंकि वर्कशॉप हेडक्वार्टर्स ने हैनोका की जिम्मेदारी कैजन को इसलिए दी थी क्योंकि वो खुद एक बहुत ही ताकतवर विच थी और वो आजाद सिर्फ इस शर्त पर घूम सकता था कि वो